तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एस अकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में। पॉलिटी का सेशन है और इस सेशन में हमने जो शुरुआत की थी पार्लियामेंट से शुरू की थी। पार्लियामेंट हमने आपको बताया, पार्लियामेंट के हाउस क्या हैं, पार्लियामेंट के ऑर्गन्स क्या हैं, ये सारा बताया। पार्लियामेंट में जो लॉ प्रोसेस है, किस तरह से कानून बनते हैं, बिगड़ते हैं, ये सारा बताया। उसके बाद हम लोग आ गए थे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या संविधान संशोधन पर। अच्छा, इससे पहले के पार्ट्स में हम लोग मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों पर भी बात कर चुके हैं। काफ़ी बेहतर तरीके से हमने उसको जो है डिस्कस किया है। प्लेलिस्ट में है वो, पॉलिटी की जो प्लेलिस्ट है उसमें सब कुछ मिलेगा आपको। अब यहीं पर फंडामेंटल राइट्स पढ़ाने के बाद हमने आपको आर्टिकल 32 पढ़ाया, जिसमें तरह तरह की रिट्स के बारे में आपको जानकारी दी। अब बात जो आ गई है, हमने इस सेशन को या इस लेसन प्लान को टाइटल दिया है विधायिका और न्यायपालिका में सर्वोच्चता की जंग। विधायिका यानी कानून बनाने वाली संस्था यानी कि हमारी संसद, और न्यायपालिका यानी कि हमारी कोर्ट, उसमें सर्वोच्चता की जंग यानी कि सबसे ऊपर कौन है। कई बार ऐसा हुआ है, करीब 40 साल तक संसद और पार्लियामेंट में संसद जो है संविधान संशोधन के द्वारा, और हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है जो उसको अधिकार मिला हुआ, जो हथियार मिला हुआ, न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत, जिसे कहते हैं जुडिशरी रिव्यू। आजकल आता है ना, चल रहा IPL वो वाला है ना, वो वाला, और उसके बाद फिर वो है ना ये वाला है ना DRS, डिसीजन रिव्यू सिस्टम है ना। टीवी एम्पायर को अधिकार मिला हुआ है ना। तो पार्लियामेंट कोई कानून बनाए या सरकार कोई आदेश जारी करे तो हमारे यहाँ कोर्ट कोई आदेश है कि वो सही है या गलत है, यानी कि उसकी वैधानिकता या उसकी संवैधानिकता, दोनों शब्द अलग ही हैं। वैधानिकता अलग है और संवैधानिकता अलग है। उसकी जांच करने का, सही करने का पूरा अधिकार रखती है सुप्रीम कोर्ट, और ये हमारे संविधान का मूल ढांचा है। अच्छा, किस केस में कहा गया है कि जो जुडिशरी रिव्यू है या न्यायिक समीक्षा का जो सिद्धांत है, सोनू बताएंगी मुझे, न्यायिक समीक्षा का जो सिद्धांत है वो हमारे संविधान का मूल ढांचा है। किस केस में कहा गया आपको पता है? नहीं, हर चीज़ केस बाय भारती में थोड़ी होगी। यस राविया, यस वेरी गुड। मिनर्वा मिल्स केस में कहा गया था कि नहीं साहब, जो न्यायिक समीक्षा का जो सिद्धांत है वो हमारे संविधान का मूल ढांचा है। तो इसी तरह से यहाँ पर हम देखेंगे कि 1951 में पहला संशोधन हुआ। उस पहले संशोधन के बाद संविधान में नवी अनुसूची जोड़ दी गई, और ये कहा गया, आपको पता है ना संविधान में कितनी अनुसूची हैं? अच्छा, अनुसूची जानते हो आप? अच्छा, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, पुरानी लकड़ी या पुराना चावल जिसे हम कहते हैं, पुराना चावल बहुत सुगंध देता है ना, तो अक्सर होते हैं ना कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं 150 क्वेश्चन है तो 140 तक लगा आते हैं, है ना, उन्हें हम कहते हैं पुराना चावल। तो जो मेरी वीडियो आप लोग देख रहे हो ना, तो आप में से कुछ पुराना चावल भी हैं। तो जो बेसिक सी चीज़ें मैं बताऊं तो उनको आप स्किप करके आगे बढ़ जाओ, लेकिन कुछ नए नवेले चावल भी हैं ना जो अभी अभी कट के आए हैं और हरे काट के कुटवा दिए गए। कुटवाना समझते हो ना? हाँ, कुटवाना क्या होता है? धान में से चावल को अलग करना। तो उनके लिए मैं थोड़ा सी बेसिक चीज़ें बता दूँ, और बाकी लोग जो है थोड़ा सा पेशेंस रखें, स्किप करके आगे चले जाएं। मैं भूल गया मैं क्या बता रहा था। नए चावलों को क्या बता रहा था मैं? नए चावलों के लिए कौन सा शब्द ले आया था? हाँ, यस, लिस्ट या अनुसूची। तो एक शब्द आता है कि लिस्ट या अनुसूची होती क्या। हमने कहा संविधान में इतनी अनुसूचियाँ, पहले 8 थी, फिर 9 हुई, और अब कितनी है? 12 अनुसूची हैं। कल को 13-14 भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये अनुसूची है क्या? जैसे मैं आपको अपने बारे में बताऊँ, मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम गुलफाम अली राजी है, मेरे पिताजी का नाम श्री मुश्ताक हुसैन है, मेरा मोबाइल नंबर ये है, मेरा पता ये है, मेरी कोचिंग का नाम ये है, इसके अलावा मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मेरे इतने भाई इतने बहन हैं, मेरे पास एक साइकिल है, एक बाइक है मेरे पास। समझ रहे ना? मैं अपने बारे में आपको बताता जा रहा हूँ। आप मुझसे पूछ नहीं रहे हो, मैं आपसे पूछूँ, हाँ भाई बताओ भारत में कितने स्टेट हैं? हाँ, 28 स्टेट्स हैं ना, भारत में 28 स्टेट्स हैं। ओके, भारत में किस स्टेट का बॉर्डर सबसे बड़ा है? बॉर्डर जम्मू कश्मीर का बॉर्डर सबसे बड़ा है ना, राजस्थान का। अब देखो यहाँ पे झगड़ा हो गया, जिसका भी हो, है ना, आपस में फैसला कर लेना। ओके, भारत में सबसे छोटा स्टेट कौन सा है? अब मुझसे पूछो आप, सर एरिया में कि पॉपुलेशन में? आप है ना, एरिया में या पॉपुलेशन में? एरिया में गोवा, पॉपुलेशन में सिक्किम। भारत का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? इसके अलावा वर्ल्ड में सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है? आपसे क्वेश्चन पूछना, आप मुझे उत्तर दे रहे हो, है ना। तो ये क्या है? क्वेश्चन आंसरिंग है। लेकिन जब मैं खुद ही बताया जा रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं कर रहा, मैं खुद ही आपको सब बताया जा रहा हूँ, इसको कहते हैं बेटे लिस्ट या अनुसूची। तो हमारा संविधान जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तब हमारे संविधान में 8 अनुसूची थी। सन 1951 में ही संविधान का पहला संशोधन हो गया और 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। अभी इस 9वीं अनुसूची की आगे बात करेंगे, ठीक है, अभी आगे बात करेंगे। तो 9वीं अनुसूची जो है सरकार को और संसद को एक औजार, एक अस्त्र या हथियार दे गई, किससे बचने के लिए? सुप्रीम कोर्ट से बचने के लिए या किसी भी कानून से बचने के लिए। यानी अच्छा बुरा काला सफ़ेद कुछ भी करो, बचने के लिए आपके पास 9वीं अनुसूची आ गई। अभी भी है 9वीं अनुसूची, इसका अस्तित्व अभी भी है, लेकिन इसकी जो आत्मा थी ना,
कि इस नवी अनुसूची में किसी भी कानून को डाल दिया जाए तो आप भारत में किसी भी कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं कर सकते, इसको भी अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। नवी अनुसूची को खारिज नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने इस लाइन को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ना, न्यायिक समीक्षा सबसे ऊपर है, नवी अनुसूची को भी चैलेंज किया जा सकता है। अब क्या संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है या नहीं कर सकती है? कर सकती है तो कितने में कर सकती है? क्या सभी में कर सकती है? ये कौन सा प्रोसेस फॉलो करेगी? अच्छा, अब देखो ना, सबसे पहला जो केस आया AK गोपालन केस, उसमें कहा गया कि नहीं साहब, संसद जो है संविधान में किसी भी अनुच्छेद में किसी भाग में यहाँ तक के मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। संग्रही प्रसाद केस आया 1951 में, उसने कहा हाँ साहब बिल्कुल कर सकती है। सज्जन सिंह केस आया 1964 में, उसने कहा हाँ संसद सर्वोच्च है, संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है, मूल अधिकारों में भी संशोधन करने का अधिकार है। लेकिन साहब 1967 में सज्जन सिंह केस आ गया, उसने कहा नहीं साहब, आर्टिकल 368 केवल प्रोसेस बताता है, आर्टिकल 368 आर्टिकल 13(2) के अधीन है। अभी जो बिगनर्स हैं सबको बताऊंगा कि आर्टिकल 13 का सेकंड पार्ट क्या है। लब्बुल ये है कि सज्जन सिंह केस में संसद के पास जो शक्ति थी ना कि वो मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। ऐसा नहीं है कि संविधान में संशोधन नहीं कर सकती, संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, सज्जन सिंह केस में कहा गया। अच्छा, उसके बाद पार्लियामेंट लेकर आ गई 24वां अमेंडमेंट, संविधान में 24वां संशोधन लेके आ गई पार्लियामेंट। नगर नहीं साहब, संसद को ये पावर है कि वो आर्टिकल 368 का प्रोसेस फॉलो करके संविधान के किसी भाग में, यहाँ तक मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। अच्छा, फिर कोर्ट में आ गया केशवानंद भारती केस, है ना। केशवानंद भारती केस ने कहा नहीं, केशवानंद भारती केस ने थोड़ा सा बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की। अब वो क्या रास्ते थे, कैसे थे, इन सब पर मैं बारी बारी से आगे चलता हूँ और आप लोग कोशिश करेंगे। अभी तक हमको क्या रटा हुआ है ना कि मूल ढांचे का सिद्धांत केशवानंद, ये रट गया। और साहब बड़ी अच्छी तैयारी है हमारी, IAS का फॉर्म फिल कर दिया, पहला अटैम्प्ट खत्म, दूसरा अटैम्प्ट खत्म, बड़ी अच्छी तैयारी है हमारी, है ना। हमें ये पता है कि 368 प्रोसेस बताता, बट हमें 13 और 13(2) का पता नहीं, हमें आर्टिकल 12 और 13 में अंतर क्या है उसका पता नहीं, है ना। मूल अधिकारों को तो डिफाइन किया ही नहीं गया है, मूल अधिकार क्या क्या है ये बताया गया है, बल्कि आप ये कहें कि मूल अधिकार जैसे शब्द का इस्तेमाल भी नहीं हुआ है, समझ रहे ना। तो हम लोग कहते हैं, उसने कहा ये पार्ट है जिसमें सिटीजन्स को कुछ राइट्स दिए गए हैं, इसमें आप किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, संशोधन या अमेंडमेंट नहीं कर सकते। तो कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों को सुनते हुए चलेंगे, भले आप UPSC प्री दें, मेंस दें, भले ही आप SSC GD का एग्जाम दें, सभी में आपको ये हमारा सेशन काम में आएगा। और जो सामने बैठे हैं ध्यान से सुने भी और लिखे भी, ठीक है। चले बेटे, अब मैं आपको समय दे रहा हूँ, है ना। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं मुझसे? वैसे अभी कुछ पूछने वाला तो कुछ है ही नहीं, अभी तो कुछ पूछने वाला मैंने बताया नहीं। अब मैं आपसे डिस्कस करूँगा, फिर आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं वीडियो पॉज कर दूँगा। विधायिका और न्यायपालिका में सर्वोच्चता की जंग, ओके, इसकी बात हो गई। अब संविधान संशोधन क्या है, क्या है, कुछ कह रहे हैं आप? संविधान संशोधन क्या है आपको पता है हमारा? अच्छा, संविधान क्या है बिलाल? हाँ, देश को चलाने के लिए कुछ है, संविधान देश को चलाने के लिए कुछ है ना। हाँ भाई, क्या है संविधान राबिया? देश कैसे चलेगा? ट्रक से, बाइक से कैसे चलेगा? है, देखो बिल्कुल सटीक परिभाषा। हमारा संविधान एक ऐसा दस्तावेज है, एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। हमारा संविधान दिशा निर्देश देता है, कुछ अनुमतियां देता है, कुछ रोक लगाता है ना, कुछ परमिशंस देता है, कुछ रेस्ट्रिक्शन देता है, कहता है कि ये किया जाएगा और ये नहीं किया जाएगा। हमारा संविधान सरकार के 3 अंग जो हैं उनके आपस में क्या संबंध है उसके बारे में बताता है। नागरिकों का अधिकार क्या है ये बताता है, नागरिकों का अधिकार क्या है ये बताता है, सरकार के क्या कर्तव्य हैं ये बताता है, सरकार क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है ये बताता है, और भी बहुत सारी चीज़ें आप ऐसे तो सीधे नहीं कहेंगे कि संविधान क्या है, कि ऐसी किताब जो बताती है तो देश कैसे चलेगा। ठीक है, आम भाषा, लेकिन सही भाषा ये है कि संविधान जो है वो एक वैधानिक या कानूनी दस्तावेज है जो सरकार के विभिन्न अंगों को, यहाँ तक कि नागरिकों को भी दिशा निर्देश देता है किसने क्या करना हो क्या नहीं करना, वो ये सबसे ऊपर है। ओके, तो अब इसमें चेंज हो सकता है। देखो जैसे हमारे धर्म ग्रंथ हैं, गीता, बाइबल, कुरान, ये शाश्वत हैं, अजर हैं, अमर हैं, है ना, चिरंतन हैं, चिरंतन हैं, ठीक है ना, नश्वर थोड़ी है, चिरंतन है, हमेशा रहेंगे। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आप कह दें कि किसी भी धर्म ग्रंथ में या किसी भी धार्मिक ग्रंथ में आप बदलाव की बात करें, हल्ला हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हल्ला, क्योंकि हमने उन्हें आत्मसात कर लिया है।
है ना, ऊपर ईश्वर ने उन धर्म ग्रंथों को हमारे लिए भेजा है, उसमें हम किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते साहब, वो पवित्र है, पाक है, पवित्र है हमारे लिए, ठीक है ना। लेकिन संविधान ऐसा दस्तावेज है जो हमारे लिए पाक और पवित्र है, पाक और पवित्र है, लेकिन क्या है, इसे हम ही लोगों ने बनाया है, हम ही लोगों के लिए बनाया है ना, इसे हम ही लोगों ने तो बनाया। संविधान का स्रोत क्या है, पांडे जी बताएंगे। पांडे जी, एक छोटा सवाल, संविधान का सोर्स या संविधान का स्रोत क्या है? हमारे पुराने चावलों के दिमाग में आ रहा हो सवाल, ये इसका आंसर तो आप बता सकते हैं। बेटा एक बार वीडियो पॉज करो, मैं चाहूँगा कि अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, यहाँ तक पहुँचे हैं, तो मुझे कमेंट जरूर करें कि हमारे संविधान का सोर्स क्या है, बिना गूगल किए, इसी समय आपके पास जो आंसर आ रहा है, इसको पॉज करो, मैं तुमको बताता हूँ, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि संविधान का आधार या संविधान का स्रोत या सोर्स क्या है, ठीक है। तो अब देखो 1950 में हमारे संविधान बना, आपको पता हालात बदलते रहते हैं ना, वो एक रील भी चलती है ना सोशल मीडिया पे, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, हालात बदल दिया, होता चलता ना। देखो बहुत सारी चीज़ें जो 1950 में 1 रुपये की मिलती थी, आज वो 1-1 लाख रुपए की मिल रही हैं। अक्सर पुराने ज़माने के लोग जो होंगे ना, 60, 65, 70 साल के जो लोग होंगे, है ना, और वो इस समय भी रह रहे हैं, बने हुए आधुनिक हैं, लेकिन उनके जो विचार हैं वो दकियानूस हैं। अच्छा, दकियानूस किसे कहते हैं? दकियानूस को हिंदी में क्या कहते हैं? दकियानूस को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, आपको पता है किसी को? फिर से पॉज करो, आप लोग जो है ना मुझे कमेंट करके बताना दकियानूस किसे कहते हैं। एक बार पॉज करो वीडियो, है तो हाँ खैर, तो आप लोग कमेंट जरूर करना मुझे, इनको मैंने बता दिया। तो अब मैं आपको बताऊं कि हमारा जो संविधान बना वो 1950 में बना। अब उस समय जो चीज़ें थी बहुत ज़रूरी थी, कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी थी, आज वो नहीं है। आज हो सकता है वो चीज़ें ज़रूरी नहीं है, उस समय कुछ रेस्ट्रिक्शंस थे, हो सकता है आज वो बेमानी हो गए, है ना, उनकी ज़रूरत आज नहीं है। या अब आप देखो ना, डिजिटल रिवोल्यूशन तो अब आया ना, उस समय थोड़ी था। इंटरनेट रिवोल्यूशन अब आया, उस समय थोड़ी था। अब देखो नए नए कॉन्सेप्ट आ गए, महिला सशक्तिकरण, है ना, बाल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, है ना। और पर्यावरण कहाँ, एक छोटे से कीड़े मकोड़े का भी आप कंजर्वेशन पे जोर दे रहे हैं, है ना। पहले क्या था, कोई रोक नहीं थी, जंगल में जा रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, सारे हाथी, शेर, बाघ, चीते मार दिए। लेकिन नहीं साहब, जानवरों को भी जीने का अधिकार है। अभी तो क्या न्यूजीलैंड की संसद ने कानून पास नहीं कर दिया था कि उन्हें नदियों को जीवित व्यक्ति घोषित कर दिया था। फिर उसी की देख हाई कोर्ट नैनीताल ने भी नदियों को जीवित व्यक्ति घोषित कर दिया था, बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया था। यानी कि बहुत सारी चीज़ें जो 1950 में उचित थी, उसमें से कुछ चीज़ आज उचित नहीं है, बहुत सारी नई चीज़ों की ज़रूरत है। यानी कि हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन उसका एक प्रोसेस है। ऐसा ही नहीं कि सरकार ने रातों रात आदेश निकाला, हाँ भाई कॉन्स्टिट्यूशन में ये अमेंडमेंट हो गया ना, ऐसा नहीं। तो उसके लिए खास प्रोसेस है। वो प्रोसेस जो सुझाया गया आर्टिकल 368 में सुझाया गया। इससे पहले के सेशन में मैं आपको बता भी चुका हूँ कि संविधान संशोधन बिल कितने प्रकार के होते हैं सोनू, 2 तरह के, है ना। एक ऐसे जिनको पास होने के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए, और एक ऐसे जिनको पास होने के लिए स्पेशल मेजोरिटी प्लस आधे राज्यों की विधानसभाओं से परमिशन चाहिए। स्पेशल या सिंपल मेजोरिटी किसकी? पार्लियामेंट की, है ना। तो हमारा जो आर्टिकल 368 है वो प्रोसेस बताता है कि इस प्रोसेस को फॉलो करके पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है। उसने ये नहीं लिखा कि मूल अधिकारों में कर सकती है या सभी में कर सकती है, उसने सिर्फ एक लाइन लिखी कि संसद को ये अधिकार है कि वो अनुच्छेद 368 का प्रोसेस फॉलो करके संविधान में संशोधन कर सकती है। देखिए, हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत लंबा समय लगाया संविधान को बनाने में, और बहुत बड़ा ग्रंथ है, हर चीज़ को बारीकी से लिखने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ कमियां रह गई जिनमें हम बार बार अमेंडमेंट कर सकते हैं। कमियां का मतलब यहाँ निगेटिव वर्ड नहीं है, आप ये कह सकते हो कि कुछ चीज़ें ऐसी रह गई जिनमें कुछ जुड़ाव घटाव ज़रूरी है, उसी को हम कहते हैं संविधान में संशोधन। इसका एक प्रोसेस है, और संविधान में संशोधन करने का अधिकार केवल पार्लियामेंट को है। आप ये मत कहते ना सरकार को, राष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को, केवल पार्लियामेंट को, है ना। और आपको पता ही पार्लियामेंट के कितने ऑर्गन्स हैं जीशान, संसद के कितने अंग हैं, संसद के कितने अंग हैं? देखो यही दिक्कत हो जाती है, जो हमारे नए नए चावल हैं अभी कट के आए खेत में से, नहीं वो गलत तो हो ही गया ना, एक ही आंसर देना था, 2 या 3, है ना भाई। आपने 2 दे दिया, मेरी बॉडी लैंग्वेज हुई, आपने कहा 3, है ना। सुबह खाना खाया, फजर में शहरी रोज़े के लिए हमें ही पता है शहरी क्या होती है। सुबह खाना खाया, तो 2 ही तो उत्तर है, या तो कहोगे हाँ या ना, है ना भाई। तुम कहोगे हाँ तो मैं ऐसे करूँगा, तुम कहोगे ना, या तुम कहोगे ना, तुम तो वो तो 4 ऑप्शन इसीलिए तो रखे जाते हैं, 2 ऑप्शन दें तो वो तो हाँ ना हो जाएगा। हाँ अच्छा है। तो संविधान में संशोधन हो सकता है। क्या क्वेश्चन पूछा था मैंने इनसे, आपसे क्या पूछा मैंने? हाँ नहीं, संसद के 3 ऑर्गन्स हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, और 2 क्या हैं? हाउस हैं।
है ना, लोकसभा और राज्यसभा। सरकार के 3 अंग हैं, कौन से? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ओके, तो चलिए अभी देखो हमारा पूरा लेसन प्लान बचा है, हम यहाँ तक आए। संविधान संशोधन कौन क्या है, किसने कैसे करता, कैसे कर सकता, सब मैंने आपको बता दिया। अब यहीं पर आता है न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत, है ना। पुनर्विलोकन लिखने में और बोलने में दोनों में ही थोड़ा सा मुश्किल है। आदमी मैन, है ना, आदमी मैन। बोलो तो आदमी, बोलो तो बोलो, आप भी बोलो मेरे साथ, आदमी। अब बोलो औरत, औरत बोलो। हाँ, थोड़ा मुश्किल है ना औरत बोलना, है ना, थोड़ा सा मुश्किल है ना। आदमी थोड़ा सा इजी हो रहा है, औरत बोलना थोड़ा सा मुश्किल है ना। उसी तरह से जब आप इंग्लिश में जाते हैं ना, मैन की तुलना में वुमेन बोलना थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि इसके अपवाद भी हैं, इसके अपवाद भी हैं, लेकिन आप देखें ना हमारी भाषा में जैसे अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल, है ना, समझ रहे हैं ना, दूसरा ट्रांसलेशन हो रहा है। पता नहीं ऐसे, मतलब सारी भाषाएं कहीं एक से तो निकली होंगी। आप लोग पता है कि हम लोग सब किसकी संतान है? किसी एक अफ्रीकन माँ की संतान है। फिर दूर दूर बिखरते गए तो भाषाएं अलग अलग होती गई, है ना। कहीं एक ही कोई एक भाषा है जहाँ से निकली है, लेकिन जो कठिन शब्द हैं आमतौर पर हर भाषा में कठिन शब्द हैं, है ना। जैसे कुलपति, चांसलर, है ना, है ना। लेकिन इसका अपवाद भी है, जैसे माँ, मदर। मदर कहना थोड़ा सा मुश्किल है, माँ कहना थोड़ा सा आसान है। चलिए हम कहाँ चले गए, है ना, भाषा विज्ञान में। तो न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत, इसका मतलब कुछ नहीं है, सिंपल सी बात यह है कि संसद कोई भी कानून पास करे या सरकार कोई भी आदेश जारी करे तो उस आदेश को या कानून को आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। और कोर्ट को यह अधिकार है कि वो ये देखेगी कि संसद ने जो कानून पास किया है या सरकार ने जो आदेश जारी किया है या किसी भी अथॉरिटी ने जो आदेश जारी किया है या कानून बनाया है वो संविधान के दायरे में है या नहीं है। बस अगर कोर्ट को ये लगता है कि ये चीज़ संविधान के दायरे में नहीं है तो कोर्ट उसको बदलने का आदेश दे सकती है, रद्द करने का आदेश दे सकती है, सही करने का आदेश दे सकती है। इसी को हम कहते हैं न्यायिक समीक्षा, जुडिशरी रिव्यू, है ना, या न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत। ये किस देश के संविधान से लिया गया है आप लोग कमेंट कीजिएगा, है ना, आप लोग मुझे बताइएगा। अभी अब मैं बार बार पॉज नहीं कर रहा, मैं पता नहीं कहाँ चला जाता हूँ। तो ठीक है साहब, अब मुद्दा यह है कि क्या पार्लियामेंट को मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार है या नहीं है, इसकी जंग चलती है। सबसे पहले ये आप देख रहे हैं ना, ए.के. गोपालन, ये कम्युनिस्ट नेता थे। ये 1948 में अरेस्ट कर लिए गए थे किसी केस में, 1948 में किसी केस में अरेस्ट कर लिए गए थे। समझ में, कानून व्यवस्था तो है ही, भले देश हमारा देश आज़ाद हो गया, लेकिन किसी को भी कुछ भी कहने का करने का अधिकार थोड़ी है। आपको मूल अधिकार दिए गए हैं, लेकिन आपके मूल अधिकारों की वजह से अगर किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन होता है तो उस पर रोक लग सकती है ना, उठा के अंदर। खैर जो भी है, तो ए.के. गोपालन साहब जो हैं कम्युनिस्ट नेता थे, राजनीतिक व्यक्ति हैं। तो सरकार ने एक नया कानून बनाया 1950 में। उस एक्ट का नाम था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950, निवारक निरोध अधिनियम 1950। 1948 से ये जेल में थे, 1948 से जेल में थे ये। अब 1950 में जब ये एक्ट बनाया तो इन पर इस एक्ट की धाराएं लागू कर दी गई। इस एक्ट में ये था, 1950 का जो एक्ट था ये था कि आपको बिना कारण बताए गिरफ्तार किया जा सकता है, बिना कारण बताए आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, और जब तक चाहें तब तक बिना मुकदमा चलाए आपको नज़रबंद किया जा सकता है, यानी कि हिरासत में रखा जा सकता है। ओके, इस तरह के कानून आज भी हैं, कुछ एक थोड़ा सा जोड़ घटा करके आज भी हैं, समझ गए आप। तो ए.के. गोपालन को इस तरह से नज़रबंद कर लिया गया बिना कारण बताए। अब ए.के. गोपालन के जो वकील हैं वो ये कहते हैं कि साहब ये जो कानून है 1950 का, ये जो कानून है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, निवारक निरोध अधिनियम, ये साहब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 21 उसका उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 21 में क्या है, किसी भी व्यक्ति के शरीर या स्वतंत्रता को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही हटाया जाएगा। किसी व्यक्ति को उसकी शारीरिक या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा, अदरवाइज नहीं, है ना, है ना। विधि माने कानून, जो इसका मतलब आम भाषा में क्या हो भाई, सरकार, संसद ने कोई कानून बनाया, उस कानून में ये है कि किसी भी आदमी को फांसी दी जा सकती है, उम्र कैद दी जा सकती है या अरेस्ट किया जा सकता है, कुछ भी है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि संसद ने कोई कानून बनाया, उसको फॉलो करके आप किसी को भी जेल में डाल सकते हो, किसी भी तरह की सज़ा दे सकते हो, अगर वो एक्सीज है तो, अपराधी है तो, ठीक है साहब, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से। आर्टिकल 21 क्या कहता है कि किसी व्यक्ति की शारीरिक या दैहिक स्वतंत्रता को, सिंपल आज़ादी कह सकते हो आप, किसी को भी उसकी आज़ादी से कानूनी प्रक्रिया से ही महरूम किया जाएगा, वंचित किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। आप ये कह सकते हो कि अनुच्छेद 21 जो है वो अवैध गिरफ्तारी पर रोक लगाता है ना। अनुच्छेद 21 का सहायक अनुच्छेद कौन सा है जो अवैध गिरफ्तारी पर रोक लगाता है? प्रियंका पांडे।
अनुच्छेद 21 का, अब देखो आप आंसर नहीं दे पा रहे ना, अब ये दीदी के पास जाएगा वीडियो, हाँ जल्दी से आंसर दे दो। आर्टिकल 32 ना, है ना, मतलब मैं तो आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आप करो ना। आर्टिकल 32 ही, आर्टिकल 32 तो है बहुत सारी रिट जारी करने का अधिकार देता है, जिसमें हैवियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट भी है ना। ओके, समझ गए मेरी बात। तो अनुच्छेद 21 हमें किससे सुरक्षा देता है? अवैध नजरबंदी या अवैध नजरबंदी या अवैध गिरफ्तारी से, या बिना वजह सरकार की तानाशाही या पुलिस की तानाशाही से रोक लगाता, उससे हमें सुरक्षा देता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 21। तो ए.के. गोपालन के वकील ने आर्टिकल 21 के आधार पर इनकी गिरफ्तारी को चैलेंज किया। ठीक है साहब, ओके साहब, बाकी सारा लिखा आप लोग समझ जाना, मैं फ्लो में बोलता हूँ। ए.के. गोपालन जो थे वो नज़रबंद हो गए थे। अब ये जो केस था, ये केस था ए.के. गोपालन वर्सेस मद्रास स्टेट केस। ठीक है, अब आपको पता है मद्रास स्टेट वर्तमान जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, ये तमिलनाडु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये एक ही स्टेट था और इस स्टेट का नाम था मद्रास स्टेट। ठीक है, 1900 आंध्र प्रदेश तमिलनाडु से कब अलग हुआ मुझे याद नहीं आ रहा, शायद 1956 में ही बना होगा, आप लोग देख लेना, है ना। तो जो मद्रास स्टेट था अब वो अलग अलग हिस्सों में बट गया है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। ठीक है, ओके। तो इस केस को हम कहते हैं ए.के. गोपालन वर्सेस मद्रास स्टेट केस। 19 मई 1950 का ये डिसीजन था, और ये जो डिसीजन था, ये जो केस था, किस आधारों पर था? प्रिवेंटिव डिटेंशन, या हिंदी में निवारक निरोध, या नज़रबंदी, आप अवैध नज़रबंदी भी कह सकते हो, या आर्टिकल 21 भी कह सकते हो, या हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो आर्टिकल याचिका होती है ना, आर्टिकल 32 वाली, या एफआर माने फंडामेंटल राइट्स, इन सब पर ये पहला केस था। आज़ादी के बाद इन सब पर कई बार आता है ये सवाल कि भाई निवारक निरोध पर, आर्टिकल 21 पर, हैबियस कॉर्पस पर, या आर्टिकल 32 पर, या मूल अधिकारों पर भारत में पहला केस कौन सा था? तो ये था साहब ए.के. गोपालन वर्सेस मद्रास स्टेट केस। मुझे उम्मीद है जिशान आपको समझ आ रही होगी बात है। और इसमें मुख्य बिंदु क्या था? आर्टिकल 21 और अवैध नजरबंदी। तो इसमें जो कोर्ट ने फैसला दिया, पहली बात तो ये गोपालन रिहा नहीं हुए, गोपालन को कोई राहत इसमें नहीं मिली। दूसरा, इस केस में कोर्ट ने कहा कि हमारे संविधान की जो प्रिम्बल यानी कि प्रस्तावना है, गौरी पता है ना प्रस्तावना, है ना, हाँ, हमारे संविधान की किताब का पहला पन्ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो शुरुआत होती है प्रिम्बल या प्रस्तावना से होती है। प्रस्तावना जानते हैं ना, जैसे आप कोई बुक लाते हैं ना पढ़ने के लिए, है ना। अच्छा, वो फिल्म शुरू होती है ना, फिल्म जब शुरू होती है तो उसमें हम बचपन में थे ना, तो हम उसको कहते थे नंबरिंग। अब क्या कहते हैं उसको? डिस्क्लेमर, पता नहीं क्या कहते हैं उसमें, भाई एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर ये होते हैं ना, बताया जाए ना। तो उसी तरह से प्रिम्बल है। प्रिम्बल ये बताती है कि ये जो आप अब जो अगले पेजेस पे आप हमारा संविधान पढ़ोगे उसका सारांश क्या है, समरी क्या है, एक तरह से प्रस्तावना बता देती है, जो पहला पेज है। इसमें ये कहा गया, इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, इस जजमेंट में 6 जजों की बेंच थी। लिख दूं मैं ये, इसमें 6 जज की बेंच थी, ये 6 जज की बेंच थी। और इस बेंच के जो चीफ थे उस समय, हमारे यहाँ जो चीफ जस्टिस कानिया, है ना, H.J. कानिया शायद उनका नाम, पूरा नाम जो भी आप लोग देख लेना। इस बेंच के जो चीफ थे उस समय के चीफ जस्टिस कानिया साहब थे। ठीक है, और जो सरकारी वकील थे, स्टेट काउंसलर या सरकारी वकील जो थे इस केस में, वो थे MC सीतलवाड़, सरकारी वकील MC सीतलवाड़ थे इसमें। ठीक है, इसमें जो फैसला हुआ ये हुआ कि प्रस्तावना जो है वो ना तो संविधान का अंग है, यानी कि संविधान का हिस्सा नहीं है। प्रस्तावना है जरूर, संविधान की किताब में प्रस्तावना है, लेकिन वो संविधान का हिस्सा नहीं है, ना तो संविधान का हिस्सा है और ना ही संविधान का आधार है। तो साहब जब ना संविधान का हिस्सा है और ना संविधान का आधार है, तो जाहिर सी बात है आप इसके बेस पर कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, यानी कि प्रस्तावना जो है वो वाद योग्य नहीं है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना पर पहला केस कब आया, किसने कहा पहली बार कि प्रस्तावना संविधान का आधार नहीं है, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, प्रस्तावना के आधार पर आप कोर्ट में किसी तरह कोई चैलेंज नहीं कर सकते। तो किस केस में? ए.के. गोपालन वर्सेस मद्रास स्टेट केस में 6 जजों की बेंच का ही फैसला था। बेंच के चीफ थे कानिया और सरकारी वकील थे MC सीतलवाड़। ओके, अब फिर लिखा कि आर्टिकल 21 में जो लाइन लिखी हुई है ना, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मैंने कहा ना किसी व्यक्ति को उसकी शारीरिक या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। तो ये कहता है कि आर्टिकल 21 में जो बात लिखी है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसका अर्थ है राज्य की विधि। अब राज्य की विधि क्या है, लिख दूं मैं शॉर्ट में, यानी कि संसद जो कानून बनाए। राज्य की विधि का मतलब संसद जो भी कानून बनाए। अब देखिए मूल अधिकारों में आर्टिकल 12 और 13, इसके बारे में पहले सुन लेते हैं आप लोग। जिशान जरा ध्यान सुने। आर्टिकल 12
जो है ये बताता है कि भाई स्टेट क्या है, राज्य क्या है। आमतौर पर जब हम राज्य की बात करेंगे, हालांकि पहले वीडियो में इन चीज़ों को बता चुका हूँ, लेकिन हो सकता है आपने पहली वीडियो ना देखी हो, तो शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ही आप राज्य की बात करेंगे तो अव्वल तो आप यही कहेंगे साहब जो 28 राज्य हैं हमारे वो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु वगैरह ना। कोई और ज़्यादा थोड़ा सा समझदार होगा, है ना, तो वो कहेगा सर जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार। नहीं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार तो हैं ही हैं, वो सारी संस्थाएं, न्यायाधिकरण, अधिकरण जो व्यक्ति के अधिकारों को रेगुलेट करते हैं, हमारे लिए कोई कानून बनाते हैं या बने हुए कानूनों को बिगाड़ते हैं, उसे हम राज्य कहते हैं। उसमें संसद भी है, उसमें राज्यों की विधानसभाएं, विधान परिषदें भी हैं, समझ रहे हैं, उसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार भी, और बहुत सारे ट्राइब्यूनल में जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत तक राज्य के हिस्सा आती है, क्योंकि इनको भी कुछ अधिकार हैं, कुछ रेगुलेशंस करने के। अभी नगर पालिका का आदेश आ जाएगा, भाई नगर पालिका के दायरे में कोई भी कोचिंग संस्थान नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? हमें आर्टिकल 19 जो देता है रोजी रोटी का, कारोबार व्यापार करने का अधिकार देता है, तो हम चले जाएंगे कोर्ट में। हमें बोला भाई कल को एक फरमान जारी हो जाए कि 7 बजे के बाद, अक्सर आते ना फैसले के 7 बजे के बाद कोचिंग नहीं खुलेंगी। क्यों नहीं खुलेंगी? कि भाई महिलाओं की सुरक्षा का डर है। ले, तो जिम्मेदारी किसकी है? नहीं, हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, हम इन मसलों पर ज़्यादा नहीं बोलते हैं। उनको सुरक्षा देने की जिम्मेदारी किसकी है भाई? 7 बजे के बाद घर से मत निकलो, नहीं तो चोरी हो जाएगी। तो हम क्या मध्यकाल में जी रहे हैं क्या? शेरशाह सूरी ने ऐसी व्यवस्था बनाई थी, उसके बारे में इतिहासकार कहते हैं कि एक ऐसी बूढ़ी औरत जिसके बाल बिल्कुल सफ़ेद हो चुके हों, सन की तरह सफ़ेद हो चुके हों, जिसके गालों पे झुर्रियाँ पड़ी हों, जिसकी कमर झुकी हुई हो, वो अपने सर पर जवाहरातों से भरा टोकरा लेकर कहीं भी जा सकती हो। किसी की हिम्मत नहीं थी जो उसे कोई छेड़ दे, उससे कुछ भी छीन ले। आतंक था सरकार, कानून का आतंक था, हैं? इससे ज़्यादा नहीं बोलेंगे भाई, है ना, इससे ज़्यादा बोलेंगे फंस जाएंगे, बोल फिर सैलरी बंद हो जाती। कहाँ थे, है ना? भावनाएं आहत होने से पहले हम कहाँ थे? हमारी भावनाएं जहाँ आहत हुई हैं राज्य। हाँ, तो अब क्या है, वैसे अब नगर पालिका आदेश दे दिया कि 7 बजे कोचिंग, 7 बजे के बाद कोचिंग नहीं खुलेगी। भाई गर्मियों के दिन है, दोपहर में लोग आते नहीं, शाम को ही आते हैं। गर्मियों के दिन है, नहीं आते लोग। भाई अगर सर्दियों के दिन है तो आप इंसानी सुरक्षा के नज़रिए से कह सकते हो कोहरा हो जाता है, भाई जान माल के नुकसान है, क्योंकि कोहरे में तो सरकार कुछ नहीं कर सकती ना, एक्सीडेंट हो गया क्या हो गया। लेकिन कानून व्यवस्था तो आपकी जिम्मेदारी है ना, तो हम चले गए कोर्ट में, हाई कोर्ट में चले गए, साहब ये तो आदेश है। अब वो कोर्ट की मर्जी है, वो राहत देता है या नहीं देता है। तो साहब आपकी जो जिला पंचायत, नगर पालिका है, ये भी राज्य के दायरे में आती है, ये भी राज्य के दायरे में आती है। ठीक है साहब। तो मैंने शुरू में कोचिंग शुरू की, तो अखबार में पैम्फलेट डालते हैं। मुझे पता है आपको जाने का हो रहा है, लेकिन दिन 7:15 बजे छिपेगा। अब बैठी थोड़ी देर, है ना, जाने का नहीं हो रहा है, ऑटो नहीं मिलते, जाओ। अच्छा, तो शुरू में मैंने कोचिंग शुरू किया ना। अच्छा, कल सुबह पता किस समय आना है? 8 बजे। छुट्टी जब आप कहोगे तब कर देंगे, लेकिन 11 बजे कर देंगे हम, ठीक है? 3 घंटे बढ़ा के हम 11 बजे छुट्टी कर देंगे। उसके बाद हम घर जाएंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे, थोड़े घर के काम करेंगे, पेड़ पौधों को पानी देंगे, कुत्ते बिल्लियों के साथ थोड़ा समय एक्सपेंड करेंगे, ठीक है? और रिकॉर्डिंग चल रही है, कोई बात नहीं। कहाँ थे सर? नमस्ते सर, नमस्ते, ठीक है। कहाँ थे हम? हाँ, राज्य की परिभाषा। तो आर्टिकल 12 जो है वो राज्य की परिभाषा बताता है कि राज्य क्या है। आर्टिकल 13 का जो सेकंड पार्ट है वो कहता है मूल अधिकार किस पार्ट में? भाग 3 में। हमारे संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स हैं, आप लोग जानते हैं ना। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? मूल अधिकार कहाँ से किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? 12 से 13 से 14 से। मेन तो 14 से शुरू होते हैं भाई साहब, लेकिन आंसर कुछ अब चले जाना, कोर्ट वोर्ट में चले जाना, इस बार आंसर गलत दे दे तो। भाग 3 शुरू हो जाता है आर्टिकल 12 से। आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा बताता है। आर्टिकल 13 जो है राज्य यानी कि सरकार पर रोक लगाता है, वो ये कहता है कि इस भाग में यानी कि भाग 3 में नागरिकों को जो अधिकार दिए गए हैं उन्हें आप ना तो छीनेंगे और ना ही कम करेंगे, ठीक है ना तो उन्हें आप छीनेंगे और ना ही कम करेंगे, बस इतनी बात है। आर्टिकल 13(2) में ये कहा गया कि मूल अधिकार या भाग 3 में हमें जो अधिकार मिले हैं उन्हें सरकार ना तो छीनेगी और ना ही कम करेगी। यहीं से भी झगड़े शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं कहाँ था? यहाँ पर मैं यहाँ पर था, है ना, मैं यहाँ पर था। तो ये कह रहा विधि द्वारा स्थापित, प्रक्रिया का अर्थ है राज्य की विधि या संसद जो भी कानून बनाए। देखिए संसद कानून बनाती है ना, संसद कानून बनाती है, उसका प्रोसेस क्या है? गौरी मैम इधर ध्यान दें आप ना, कि बिल जो है कोई बिल आया, लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा से शुरू हुआ,
और लोकसभा में गया, दोनों ने पास कर दिया। ये लोकसभा शुरू हुआ, राज्यसभा में गया, दोनों ने पास कर दिया, राष्ट्रपति ने उस पर सिग्नेचर कर दिया, कानून बन गया। सिंपल सी बात है, कानून बन गया, है ना। अब सरकार यदि चाहे तो वो कानून एक ही दिन में बन जाता है, और सरकार ध्यान ना दे या कुछ और राजनीतिक मजबूरियां हों तो 20-20 साल तक कानून लटके रहे। जैसे लोकपाल को शायद 1964 या 68 में पहली बार आ गया था, या मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैं कंफर्म नहीं हूँ, शायद 1968 में लोकपाल जो बिल है वो लोकसभा में से शुरू हो गया था, लेकिन बनते इधर आ गए हम, 50 साल गुजर गए उसको, है ना। और कुछ कानून ऐसे भी हैं आप रिसेंट में जो एक ही दिन में बन के तैयार हो गए, उनका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। तो अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का यहाँ मतलब है संसद जो कानून बनाए, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अर्थ है राज्य की विधि, यानी कि संसद जो भी कानून बनाए। उसमें आर्टिकल 13(2) में लिखा हुआ है ना कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो इन अधिकारों को छीनता हो या कम करता हो। तो अब इसका जो आदेश था ना, इसने कहा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अर्थ है राज्य की विधि। इसने ये कह दिया इस आदेश में कि नहीं साहब, संसद को किसी भी तरह का कानून बनाने का अधिकार है, और संसद किसी भी भाग में, भारतीय संविधान के किसी भी भाग में, चाहे वो भाग 3 हो, भाग 2 हो या मूल अधिकार हो, किसी में भी चेंज या बदलाव या संशोधन कर सकती है। कौन से केस में? A.K. गोपालन बनाम मद्रास स्टेट केस में। तो इस तरह से आप देखें कि यहाँ पर इनडायरेक्टली ये बात आई थी कि क्या संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है या नहीं कर सकती है, तो उसने कहा हाँ भी कर सकती है। संसद को किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है, प्लस प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का आधार नहीं है, इस तरह से प्रस्तावना वाद योग्य नहीं। ओके साहब, ठीक है। अब होता क्या है, सन 1951 में हमारे संविधान में पहला संशोधन हुआ, भारतीय संविधान में पहला संशोधन हुआ 1951 में, और उसमें भारतीय संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई जिसका नाम था 9वीं अनुसूची। शुरुआत में कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची। मैंने शुरू में ही बता दिया आपको कि अनुसूची होता क्या है, अनुसूची क्या होता है, मैंने शुरू में बता दिया। अब जो है भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, उस पहले संशोधन से ही 1951 में उस 9वीं अनुसूची को इसलिए शामिल किया गया कि भाई केंद्र सरकार, ध्यान रखना केंद्र सरकार, राज्य सरकार की बात नहीं की गई है, केंद्र सरकार कोई भी कानून बनाती, कोई भी कानून, और उस कानून को ये घोषित करती है, केंद्र सरकार नहीं, संसद कोई भी कानून बनाती है और कानून बनाने के बाद ये घोषित कर देती है कि ये जो कानून है ये भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची से संबंधित है। तो अगर संसद किसी कानून को 9वीं अनुसूची में डाल देती है या 9वीं अनुसूची से संबंधित घोषित कर देती है तो उस कानून को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा, यानी कि न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत वहाँ पर लागू नहीं होगा। यानी कि 9वीं अनुसूची ने एक तरह से हमारे यहाँ कोर्ट के हाथ बांध दिए या कोर्ट के अधिकारों को सीमित कर दिया और संसद के अधिकारों को असीमित कर दिया कि कोई कानून बनाओ 9वीं अनुसूची में डाल दो। अब साहब उसमें न्यायिक समीक्षा का जो सिद्धांत है वो लागू नहीं होगा। ठीक है साहब, नहीं होगा, ओके, नहीं होगा। अब होता क्या है कि नया देश था हमारा, आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। अब सरकार को कहीं बंदरगाह बनाने हैं, कहीं रेलवे लाइन बिछानी है, कहीं पुल बनाने हैं, कहीं बड़े बड़े प्लांट लगाने हैं, है ना, पावर प्लांट, स्टील प्लांट। तो होता क्या, अब उसके लिए ज़मीन चाहिए, कहीं हाईवे बनाने, कहीं एयरपोर्ट्स बनाने, तो उसके लिए ज़मीन चाहिए। अब ज़मीन जब चाहिए तो सरकार को चाहिए ज़मीन। सरकार जो है सिटीजन्स की ज़मीन को ऑक्यूपाई करने लगी, कब्जाने लगी, अधिकृत करने लगी। हालांकि सरकार मुआवजा देती है, सरकार जो है आपका जो सर्किल रेट है उससे कहीं ज़्यादा मुआवजा देती है, समझ रहे ना, जानते हैं सर्किल रेट, कोई बात नहीं, फिर कभी बताएंगे। तो आप इसको ये कह सकते हो कि ज़मीन का सरकारी रेट, ऐसे हम मान लो आपने, तो सरकार मुआवजा भी देती है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि हम अपनी प्रॉपर्टी छोड़ना नहीं चाहते। भाई अब मेरे घर मेरी ज़मीन है, मेरी 2 एकड़ ज़मीन है, उसके पास एयरपोर्ट बन रहा है, उसके पास एयरपोर्ट बन रहा है। अब मुझे पता है यार, अब एयरपोर्ट बन रहा, मैं यहाँ पर इस 2 एकड़ में पार्किंग बनाऊँगा, मैं और मेरे बच्चे, भाई पूंजी हो गई ना वो। देख लो, पैसा तो जो जेब में आया वो गया, पैसा नहीं रुकता, है ना। पैसा पूंजी आपने अगर अपनी कोई बना ली, कोई रिसोर्सेज बना ली अपने, अब ये गोदाम है, हम इसका रेंट दे रहे हैं, है ना, हमेशा हर साल रेंट बढ़ जाता है। लेकिन एक बार बिक गया 1 करोड़ का, है ना, 1 करोड़ नहीं है, ये प्रॉपर्टी तो 10 करोड़ की है, लेकिन वो ना कहीं खर्च हो जाती। अगर वो किसी उचित जगह पर लग जाए तो ठीक है, नहीं तो खर्च हो जाती। इसलिए बेचते नहीं है कि भी लगातार इनकम देगी, इनको इनकम देगी, फिर इनकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी इनकम देगी, है ना, ओके, है ना। कहाँ थे, मैं भूल गया कहाँ थे।
हाँ मैं यहाँ था, तो मैं अपनी ज़मीन देना नहीं चाहूँगा, बेचना नहीं चाहूँगा। कुछ लोग तो होते हैं, अरे हाँ यार बड़े अच्छे रेट मिल रहे हैं, बड़े अच्छे रेट मिल रहे हैं, बेच दो, कहीं और ले लेंगे, फिर उन्हें फिर वहाँ पर बड़े अच्छे रेट मिलते हैं, फिर बेच देते हैं, लेकिन ज़मीन सिकुड़ती जाती है। खैर, तो हम अब सरकार को बड़ी दिक्कत हो रही, लोग ज़मीन नहीं दे रहे, है ना, दंगे फसाद हो रहे हैं, विरोध हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं, क्योंकि अभी नए नए तो हम आज़ाद हुए थे, हमें आंदोलन का पता था कि यार जब हम अंग्रेजों से लड़ सकते हैं तो इनसे क्या है। सरकार परेशान होने लगी, विकास भी करना है, ज़मीन भी चाहिए, क्या करें साहब। तो सरकार जो है संविधान में संशोधन कर लाई, पहला संशोधन कर लिया और नवी अनुसूची जोड़ दी, और नवी अनुसूची में बहुत से राज्यों ने जमींदारी उन्मूलन कानून बनाए थे। जमींदारी उन्मूलन कानून का मतलब क्या है, देखो कभी हुआ था ना स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, और कौन सा था, महालवाड़ी बंदोबस्त। तो स्थायी बंदोबस्त में तो सीधे ही जमींदारों को ज़मीन दे देती थी। रैयतवाड़ी और महालवाड़ी में भी ऐसी व्यवस्थाएं थी कि बहुत से गांव के मुखिया जमींदार, उनके पास हजारों हजारों एकड़ ज़मीन थी। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नवाज शरीफ इससे पहले रहता था, तो एक बार मैंने अखबार में पढ़ा था कि वो भी जमींदार घराने से था, उसके पास, उसके पूर्वजों के पास भी हजारों एकड़ ज़मीन थी। रविन्द्रनाथ टैगोर है ना, सुना इनके पूर्वजों को जब स्थायी बंदोबस्त बंगाल में लागू हुआ तो इनके पास भी बहुत ज़्यादा ज़मीन अलॉट हुई थी, जमींदार थे, जमींदार घराने के थे, बहुत सारी ज़मीन थी। तो अब साहब अंग्रेज़ों ने ज़मीन दे दी कि आप किसानों से खेती करवाओ और टैक्स हमें दे दो। समय के साथ धीरे धीरे वो ज़मीन सारी उन जमींदारों की हो गई। अब क्या हुआ, किसी के पास तो झोपड़ी डालने के लिए भी जगह नहीं और किसी के पास हजारों एकड़ ज़मीन, है ना। तो अब सरकार ये अब हमने देखो समाजवाद, हम चाह रहे हैं कि हमारे देश में समाजवाद का मतलब ये गैर बराबरी को ख़त्म करना, समानता को लागू करना। तो सरकार ने क्या किया कि बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट ने ज़मींदारी को ख़त्म करने के कानून बनाने शुरू कर दिए। उसी से जुड़ा हुआ चकबंदी कानून या सीलिंग एक्ट, सरकार ने बना दिया कि एक आदमी के पास इससे ज़्यादा ज़मीन या इतने से ज़्यादा ज़मीन नहीं होगी। उसमें फिर ज़मींदारों ने भी अपने रास्ते निकाले, कुछ आनन फानन में बच्चियां हैं तो उनके नाम ज़मीन, बेटे हैं तो उनके नाम ज़मीन, दामादों के नाम, नौकरों तक के ज़मीन हो गई साहब। तो नौकर कहाँ आ रहा उनसे ज़मीन लेने के, लेकिन कागज़ों में ज़मीन के मालिक अलग अलग बना दिए। बहुत सारे तरीके थे जिसने लोगों ने ज़मीनें बचा ली, लेकिन फिर भी बहुत सारे ज़मींदारों की ज़मीनें जो छिन गई। अब ज़मींदार कोर्ट में जाने लगे, जब कोर्ट में जाने लगे तो कोर्ट कहने लगे तो संपत्ति का मूल अधिकार है। तो साहब नौवीं अनुसूची बना दी, नौवीं अनुसूची बना दी, और जिन राज्यों ने भी ज़मींदारी प्रथाओं को ख़त्म करने के लिए कानून बनाए थे, संसद ने उन सभी कानूनों को नौवीं अनुसूची में डाल दिया। यानी कि अब आप उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। यानी कि सरकार को एक तरह से अधिकार मिल गया ज़मीनों को अधिग्रहित करने का, किसके लिए, देश के विकास के लिए। ठीक है साहब। अब भाई जिसकी ज़मीन थी वो तो छटपटाई गई ना, वो छटपटाई गई। तो होता क्या है कि ये जो केस आप देख रहे हैं, मैंने कहीं लिखा है, क्या है ये नौवीं अनुसूची मैंने बता दिया। अब इस नौवीं अनुसूची को या संविधान में जो पहला संशोधन था उसको, इस नवीन सूची को या संविधान में जो पहला अमेंडमेंट या पहला संशोधन हुआ था उसको सन 1951 में शंकरी प्रसाद केस में चैलेंज किया गया। शंकरी प्रसाद बनाम कौन सा स्टेट, केरल स्टेट, ठीक दो, ठीक है ना, वर्सेस केरल स्टेट। इसमें चैलेंज किया गया, ठीक है ना। मैंने लिखा भी है, विभिन्न राज्यों के भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन कानूनों को नवीन अनुसूची में डाला गया पहले संशोधन 1951 के द्वारा, ठीक है साहब। तो अब पहले संशोधन और संपत्ति का जो मूल अधिकार है उसके हनन को हमने चैलेंज किया इसमें। भाई हमारा जो संपत्ति का अधिकार क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट्स है, सरकार हमसे वो छीन रही है, तो हमने उसको चैलेंज कर दिया। किसको, संपत्ति का जो मूल अधिकार है उसका हनन, उसको छीनने को चैलेंज किया और नवीन सूची को चैलेंज किया, संविधान के पहले संशोधन को चैलेंज किया। किस केस में, शंकरी प्रसाद केस में। अब इस केस में कोर्ट क्या कहता है कि देखिए भाई आर्टिकल 13 क्या कहता है कि नागरिकों को या व्यक्तियों को इस भाग द्वारा दिए गए अधिकारों को ना तो छीना जाएगा और ना कम किया जाएगा। लब्बो लुआब उसका ये है कि मूल अधिकारों में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। आर्टिकल 13 का जो सेकंड क्लॉज है वो कहता है, ठीक है। तो क्या नहीं साहब, जो आर्टिकल 13 है ना वो केवल साधारण विधि को लागू होगा। अब इस तरह से दो विधियाँ हो गई, एक सिंपल लॉ और एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ, एक साधारण विधि और एक संविधान संशोधन विधि। संविधान संशोधन विधि का मतलब संसद आर्टिकल 368 का प्रोसेस फॉलो करके जब कानून बनाए जिससे संविधान में संशोधन होता है तो उसे हम कहते हैं संविधान संशोधन विधि। और संसद जब सामान्य प्रोसेस, वही दोनों सदनों का सामान्य बहुमत राष्ट्रपति ने साइन कर दिए, उसको हमने क्या कह दिया, सिंपल कानून या साधारण विधि। तो उन्होंने कहा भाई जो आर्टिकल 13 की जो व्यवस्था है ना, कि आर्टिकल 13 में क्या कहा है, मूल अधिकारों में या भाग 3 में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, ये जो है केवल साधारण विधि को लागू होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर संसद सामान्य तरह से कानून बना करके, यानी कि दोनों हाउस की सिंपल मेजॉरिटी प्लस राष्ट्रपति के साइन, अगर इस तरह से कानून बनाती है
तब भाई आप संविधान में संशोधन नहीं कर सकते। लेकिन अगर संविधान संशोधन होता है आर्टिकल 368 का प्रोसेस फॉलो करके, आर्टिकल 368 का प्रोसेस फॉलो करके अगर संविधान में संशोधन होता है, अर्थात संविधान संशोधन विधि या ऐसा कानून जो संविधान में संशोधन करता है, कौन से आर्टिकल का प्रोसेस को फॉलो करके, 368 के प्रोसेस को फॉलो करके जो संविधान में संशोधन करता है, उस कानून को या संविधान संशोधन विधि को आर्टिकल 13 लागू नहीं होगा। बात आई समझ में? नहीं आई तो बैक करके देख लेना फिर से, है ना, और नहीं तो अभी जब मैं खत्म करूंगा तो फिर से पूछ लेना मुझसे। ओके, तो मामला यह आया कि आर्टिकल 368 का प्रोसेस फॉलो करके पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 सहित किसी भी पार्ट में अमेंडमेंट कर सकती है। इसका मतलब क्या है कि पार्लियामेंट की जो सर्वोच्चता है वो यहाँ पर बनी रही, अभी तक बनी आ रही है, चाहे वो गोपालन केस हो या शंकर प्रसाद केस हो या पहला संशोधन हो, है ना। संविधान संशोधन की संसद की पावर या संविधान की सर्वोच्चता या मूल अधिकारों संविधान में जो झगड़ा है, मूल अधिकारों संसद में जो झगड़ा है, उसमें संसद का वर्चस्व अभी भी बना रहा। ठीक है ना। हालांकि शंकर प्रसाद केस पहला ऐसा केस है जो सीधे कहता, ध्यान रखना है मेरी बात को, जो सीधे कहता है कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, जो सीधे कहता है कि 368 थेरा से ऊपर है, जो 368 है उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, किसके ऊपर दिया जाएगा, आर्टिकल 13 के ऊपर, सीधे कहता है। देखिए जो AK गोपालन केस है, हालांकि वो भी मूल अधिकारों की बात करता है, लेकिन वो किस पर डिपेंड था, किस पर बेस था, आर्टिकल 21 पर। और उसकी मूल भावना क्या थी कि प्रस्तावना संविधान का आधार नहीं है। ठीक है ना साहब। और उसने कहा जो 1950 का जो कानून है वो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं है, सरकार ऐसा कानून बना सकती है। ध्यान रखना, मूल अधिकारों पर था ये केस, लेकिन ये केवल आर्टिकल 21 की जांच कर रहा था। किसकी जांच कर रहा था, आर्टिकल 21 की जांच कर रहा था, आर्टिकल 13 वगैरह की जांच ये नहीं कर रहा था। सीधे सीधे, अब देखो क्वेश्चन किस तरह का आएगा उसी तरह से आंसर देना, कंफ्यूज मत होना, ज़्यादा तेज तेज बोलते हैं तो खांसी आ जाती है ना, कंफ्यूज मत होना, कॉन्सेप्ट को पकड़ना, जिस तरह क्वेश्चन आए उस तरह का आंसर देना। अब सीधे सीधे मूल अधिकारों की जो बात की है वो की है शंकर प्रसाद केस में, है ना भाई, दुर्घटना से देर भली, ध्यान रखना है। तो अब सीधे सीधे संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है 368 का प्रोसेस फॉलो करके, सिंपल मेजॉरिटी से नहीं, 368 का प्रोसेस फॉलो करके संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन 368 का प्रोसेस फॉलो करके। ठीक है, तो 368 जो है किसके ऊपर वरीय है, 13 के, 368 के नीचे है। ओके साहब, तो शंकर प्रसाद केस ने फिर से संसद को क्या बना दिया, सबसे ऊपर बना दिया। ओके ओके साहब, ठीक है साहब। तो अब 9वीं अनुसूची जो है फिर से लीगल हो गई, यानी कि वैध हो गई। ओके, उचित हो गई। ठीक है, संसद को किसी भी प्रकार के संशोधन का अधिकार मिल गया। उसके बाद आता सज्जन सिंह बनाम राजस्थान स्टेट केस, यह है 30 अक्टूबर 1964 का, 30 अक्टूबर 1964 का ये केस है। कौन सा, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान स्टेट केस। ठीक है, तो इसमें भी जो मामला था वो शंकर प्रसाद जैसा ही था, इसमें जो डिसीजन था वो भी शंकर प्रसाद केस जैसा ही था। ओके, आगे चलते हैं। अब आता है गोलकनाथ केस। दो भाई थे, हेनरी गोलकनाथ और विलियम गोलकनाथ, दो भाई, हेनरी गोलकनाथ और विलियम गोलकनाथ, पंजाब में रहते थे ये। अब वही जमींदारी कानून आया 1953 में, पंजाब सरकार ने जमींदारी उन्मूलन कानून पास किया। ठीक है ना, और संसद ने पंजाब राज्य के उस कानून को संविधान में 17वां संशोधन करके 9वीं अनुसूची में डाल दिया। इतनी चीज़ें मैंने लिखी नहीं है, आप लोग देख सुन लेना ध्यान से। हेनरी और विलियम गोलकनाथ दोनों भाई कहाँ के, पंजाब के। ठीक है ना, पंजाब सरकार ने 1953 में जमींदारी उन्मूलन कानून बनाया, पार्लियामेंट ने उस कानून को 9वीं अनुसूची में डाल दिया। अब उस कानून के बाद हुआ क्या कि इन दोनों भाइयों के पास थी लगभग 500 एकड़ ज़मीन। अब वो 500 एकड़ ज़मीन घट के रह गई कितनी, 30 एकड़, इनके पास बची सिर्फ 30 एकड़। अब ये चले गए कोर्ट में, तो इस कोर्ट को कहा गया, कौन सा केस कहा गया, गोलकनाथ केस। ठीक है ना, गोलकनाथ वर्सेज पंजाब स्टेट केस, 1967 में इसका फैसला आया, तो इसलिए इसका नाम है गोलकनाथ बनाम पंजाब स्टेट केस 1967। ओके, दो भाई थे ये, हेनरी और विलियम गोलकनाथ। ठीक है, तो चकबंदी ETC के द्वारा इनकी लगभग 500 एकड़ भूमि खत्म हो गई, शेष कितनी बची, 300 एकड़। ठीक है, इस केस में एक्चुअली जो 17वां संशोधन था उसको चैलेंज किया गया, जिसके तहत कुछ राज्यों, खास करके मैं लिख देता हूं, विशेषकर पंजाब के भूमि कानूनों को 9वीं अनुसूची में डाला गया, 9th लिस्ट में डाला गया। आप कुछ कहना चाह रही हैं? 30, ये 30 बची, 30 एकड़ बची। ठीक है, 300 बोल दिया, अच्छा सॉरी, मैं अगर 300 बोल दिया हो तो 500 एकड़ जो जमीन थी वो कितनी बची, मात्र 30 एकड़ बची। ओके, फ्लो में बोल दिया होगा। ठीक है साहब, ये बात सारी समझ में आ गई।
तो अब इन कानूनों को या पंजाब स्टेट कानूनों को 17वें संशोधन के द्वारा कौन से अनुसूची में डाल दिया? 9वीं लिस्ट में या 9वीं अनुसूची में डाल दिया। अच्छा साहब, डाल दिया। अब ये जो फैसला था गोलकनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट केस, ये 11 जजों की बेंच का फैसला था, ठीक है ना। अब इस फैसले में आगे क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सेशन बहुत लंबा हो गया एक्चुअली, क्योंकि इसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट बहुत सारा रहा। इस सेशन में बस इतना ही, इससे आगे मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा आपको। थैंक यू।